तो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 20 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन इस समय चल रहा है। सुनते हैं। एक लंबा कालखंड होता है। आज की जनरेशन के युवा साथियों को पता भी नहीं होगा कि 2001 में आए भीषण भूकंप के बाद गुजरात की स्थिति क्या थी। भूकंप से भी पहले गुजरात लंबे समय तक अकाल की भयंकर स्थिति से जूझ रहा था। इसके बाद जो भूकंप आया उसमें हजारों लोगों की मौत हो गई, लाखों लोग इससे प्रभावित हुए, उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। अकाल और भूकंप के अलावा उसी समय गुजरात में एक और बड़ी घटना हुई। माधवपुरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक कोलैप्स हो गया। इसकी वजह से 133 और कोऑपरेटिव बैंक में ये तूफान छा गया। पूरे गुजरात के आर्थिक जीवन में हाहाकार मचा हुआ था। एक तरह से गुजरात का फाइनेंशियल सेक्टर संकट में आ गया था। उस समय मैं पहली बार विधायक बना था। मेरे लिए ये भूमिका भी नई थी। शासन चलाने का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी थी। इस बीच एक और घटना घट गई। गोधरा की हृदय विदारक घटना हुई और उसके बाद की परिस्थितियों में गुजरात हिंसा की आग में जल उठा। ऐसे विकट हाल की शायद किसी ने कल्पना की होगी। मुख्यमंत्री के तौर पर भले उस समय मेरे पास ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन मेरा गुजरात पर, अपने गुजरात के लोगों पर अटूट भरोसा था। हालांकि जो लोग एजेंडा लेकर चलते हैं वो उस समय भी घटनाओं का अपने तरीके से एनालिसिस करने में जुटे हुए थे। ये कहा गया कि गुजरात से युवा, गुजरात से उद्योग, गुजरात से व्यापारी सब बाहर चले जाएंगे, पलायन कर जाएंगे और गुजरात तो ऐसा बर्बाद होगा कि देश के लिए बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा। दुनिया में गुजरात को बदनाम करने की साजिश रची गई। एक निराशा का माहौल खड़ा करने की कोशिश की गई। कहा गया कि गुजरात कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। उस संकट में भी मैंने संकल्प लिया कि चाहे परिस्थितियां जैसी भी हो, गुजरात को इससे बाहर निकाल के ही रहूंगा। हम गुजरात के पुनर्निर्माण ही नहीं, बल्कि उसकी आगे की भी सोच रहे थे। और इसका एक प्रमुख माध्यम हमने बनाया वाइब्रेंट गुजरात समिट को। एक गुजरात का आत्मविश्वास बढ़ाने और उसके जरिए विश्व से आंख मिलाकर बात करने का ये माध्यम बन गया। ये गुजरात सरकार की निर्णय प्रक्रिया और फोकस अप्रोच को पूरी दुनिया को दिखाने का एक माध्यम बना। ये गुजरात सहित भारत की औद्योगिक क्षमता को विश्व के समक्ष उजागर करने का माध्यम बना। ये भारत में मौजूद अलग अलग सेक्टर्स की
असीमित संभावनाओं को दिखाने का माध्यम बना। ये भारत के टैलेंट को देश के भीतर उपयोग करने का माध्यम बना। ये भारत की दिव्यता, भव्यता और सांस्कृतिक विरासत को विश्व को दिखाने का एक और माध्यम बन गया। हमने कितनी बारीकी से काम किया उसका उदाहरण वाइब्रेंट गुजरात की टाइमिंग भी है। हमने वाइब्रेंट गुजरात तब जब किया जब गुजरात में नवरात्रि और गरबे की धूम रहती है। हमने इसे गुजरात के औद्योगिक विकास का पर्व बना दिया। साथियों, आज मैं आप सभी को एक और बात याद दिलाना चाहता हूं। 20 साल हो रहे हैं। हर तरह की खट्टी मीठी बातें याद आना बहुत स्वाभाविक है। आज दुनिया वाइब्रेंट गुजरात की सफलता देख रही है। लेकिन वाइब्रेंट गुजरात का आयोजन ऐसे माहौल में किया गया जब तब की केंद्र सरकार भी गुजरात के विकास को लेकर बेरुखी दिखाती थी। मैंने हमेशा ही कहा है कि गुजरात के विकास से देश का विकास, लेकिन उस समय केंद्र सरकार चलाने वाले गुजरात के विकास को भी राजनीति से जोड़कर देखते थे। केंद्र सरकार के मंत्री तब वाइब्रेंट गुजरात समिट में आने से मना कर दिया करते थे। व्यक्तिगत रूप से तो मुझे बताते थे कि नहीं हम जरूर आएंगे, तो ताने पीछे से डंडा चलता था, वो ना कर देते थे। सहयोग तो दूर की बात, वो रोड़े अटकाने में लगे रहते थे। विदेशी इन्वेस्टर्स को धमकाया जाता था कि गुजरात मत जाओ। इतना डराने के बाद भी विदेशी इन्वेस्टर्स गुजरात आए। जबकि यहां गुजरात में उन्हें कोई स्पेशल इंसेंटिव नहीं दिया जाता था। वो यहां आते थे क्योंकि उन्हें यहां गुड गवर्नेंस, फेयर गवर्नेंस, पॉलिसी ड्रिवन गवर्नेंस, इक्वल सिस्टम ऑफ ग्रोथ और ट्रांसपेरेंट सरकार का अनुभव रोजमर्रा की जिंदगी में आता था। इस स्केल का आयोजन हो सके, मैंने पहले भी कहा है, सेम ऑफिसर्स, सेम रिसोर्सेज और सेम रेगुलेशंस के साथ हमने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था। साथियों, वाइब्रेंट गुजरात समिट की एक और पहचान नोट करने वाली है। आज वाइब्रेंट गुजरात वन टाइम इवेंट से एक इंस्टीट्यूशन बन गया है, जिसका सिस्टम और प्रोसेस सरकार के भीतर और सरकार के बाहर साल भर स्वतः चलता रहता है। चीफ मिनिस्टर्स बदले, करीब करीब पुराने लीडिंग ऑफिसर तो सारे के सारे रिटायर्ड हो गए। जो 2001 में पहली बार गुजरात आए होंगे ऐसे अफसर आज गुजरात संभाल रहे हैं, सीनियर हो गए हैं। समय बदला, लेकिन एक चीज नहीं बदली। हर बार वाइब्रेंट गुजरात सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचता रहा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने प्रोसेस को संस्थागत बना दिया। इस सफलता की जो कंसिस्टेंसी है, उसके लिए यही ताकत इसका आधार है। और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी वैसे ही बल दिया। कहां कभी टागोर हॉल में कार्यक्रम होता था, फिर कभी यहां साइंस सिटी में ही तंबू लगा करके कार्यक्रम किया था, और आज महात्मा मंदिर बन गया। साथियों, जिस भावना के साथ हमने
वाइब्रेंट गुजरात समिट को आगे बढ़ाया, वैसा आमतौर पर हमारे देश में बहुत कम देखने को मिलता है। हम ये समिट करते थे तो गुजरात में, लेकिन हम इसके जरिए हर राज्य को लाभ पहुंचाना चाहते थे। बहुत कम लोग हैं जो हमारी सोच को आज भी समझ पाए हो। वो अपने एक दायरे में सिकुड़ करके बैठे हुए हैं। एक गुजरात का मुख्यमंत्री उस समय देश के मुख्यमंत्रियों को आग्रह करता था कि समिट हो रही है, आप भी अपना झंडा गाड़िए, आप भी अपना स्टॉल लगाइए, आप भी सेमिनार कीजिए। वाइब्रेंट गुजरात समिट में दूसरे राज्यों को भी शामिल होने के लिए अवसर दिया जाता था। हमने राज्यों को इनवाइट किया था, आप भी आइए, अपनी शक्ति इसमें लगाइए, फायदा उठाइए। हमने स्टेट सेमिनार का आयोजन किया जिसमें कई राज्य आते थे और वाइब्रेंट समिट के दरमियान कहीं पर उड़ीसा का समिट चल रहा है, कहीं तेलुगु समिट चल रहा है, कहीं पर हरियाणा जम्मू कश्मीर का समिट चल रहा है। इसके अलावा गुजरात में आयुर्वेद का एक पूरे देश का समिट, प्रोग्रेसिव फार्मर्स का एक बहुत बड़ा समिट, ऑल इंडिया लॉयर समिट, ऐसे भांति भांति के वर्टिकल्स, इसका भी ताना बाना हम लगातार बनाते जाते थे। हम गुजरात का विकास भी नेशनल विजन के तहत कर रहे थे। साथियों, 20वीं शताब्दी में हमारा गुजरात, हमारी पहचान क्या थी? हम एक ट्रेडर स्टेट के रूप में जाने जाते थे। एक जगह से लेते थे, दूसरी जगह पे देते थे, बीच में जो भी दलाली मिले उससे गुजारा करते थे। ये हमारी छवि थी। लेकिन 20वीं सदी की उस छवि को छोड़ करके 21वीं सदी में गुजरात ट्रेड के साथ एक एग्रीकल्चर पावर हाउस बना, एक फाइनेंशियल हब बना और एक इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के रूप में उसकी एक नई पहचान बन गई। इसके अलावा गुजरात की ट्रेड बेस्ड रेपुटेशन भी काफी मजबूत हुई। इन सभी के पीछे वाइब्रेंट गुजरात जैसे आयोजनों की सफलता है।